हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 और वो है मिनरल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या होते हैं मिनरल्स, पहले इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद फिर डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं एलिमेंट्स, आपने पढ़े होंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स पढ़े होंगे, आपने एलिमेंट्स का पूरा चार्ट पढ़ा होगा। तो मिनरल्स भी क्या होते हैं, एक तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर हेल्प करते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारे इनके काम हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं ये क्या है, एक तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। और यही एलिमेंट्स जब पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, तो इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आयंस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, आयंस रिलीज करते हैं। जैसे सोडियम है, उसको पानी में जब डिज़ोल्व किया जाता है तो वो सोडियम आयंस रिलीज करता है। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन को जब डिज़ोल्व किया जाता है पानी के अंदर तो वो क्या करता है, आयन रिलीज करता है। तो हम लोग बोलते हैं सोडियम आयंस, क्लोरीन आयंस। तो ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से जो मिनरल्स होते हैं जब उनको हम लोग वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उससे कुछ आयंस वगैरह निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। कभी इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग डायरेक्टली इन्हीं मिनरल्स को ही बोल देते हैं, और कभी ऐसा होता है कि जो इनसे आयंस रिलीज हो रहे हैं हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जो अगला चैप्टर है आपका वाटर, उसके अंदर मतलब पूरा एक टॉपिक है और आपके उसमें पूछा भी है, तो वहाँ पे हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स ये एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और हम लोग इसको बाहर से लेते हैं अपने खानों के अंदर। जो हम लोग बहुत सारे खाने खाते हैं उसके अंदर से हमको मिल जाता है। जैसे कैल्शियम, हमको केला खाते हैं कैल्शियम मिल जाता है, मैग्नीशियम हमको मिल जाता है, मूंगफली खाते हैं वहाँ से मैग्नीशियम मिल जाता है। तो बहुत, जैसे हम लोग नमक खाते हैं उसके अंदर से हमको सोडियम मिल जाता है, क्लोरीन मिल जाता है, यानी क्लोराइड मिल जाता है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं और पानी पीते हैं उसके अंदर से हमको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन कितना, अभी जो रिसर्च कहती है वो तकरीबन 17 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या ये आप ये 17 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं 17 अलग अलग तरीके के मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से फंक्शन करवाते हैं और वो किसी हद तक ज़रूरी होते हैं। तो अब ये जो मिनरल्स हैं कुछ इनमें से ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को क्या है, बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, यानी हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो, क्या बोलते हैं, मैक्रो मिनरल्स। समझ में आ रही बात। और कुछ ऐसे हैं जिनको हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी ज़रूरत होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो मिनरल्स क्या है, तो मिनरल्स आर द एलिमेंट्स। मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, मैनी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। तो क्या कहते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग टाइप के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हमारी, यानी हमारी जो बॉडी अलग अलग फंक्शन कर रही है उसके लिए वो क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और बहुत सारे जो क्या कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे आपने अभी पढ़े हैं रिसेंटली कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसका मेटाबॉलिज्म उसका मेटाबॉलिज्म। तो बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म है वो भी तो एक तरीके के बायोकेमिकल प्रोसेस हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें भी इनकी ज़रूरत पड़ती है मिनरल्स की। ठीक है, अब इसके दो टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रो मिनरल्स जिसको हम लोग एसेंशियल मिनरल्स भी बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं मेजर मिनरल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तो दी मिनरल्स आर रिक्वायर्ड मोर देन 100 mg पर डे, यानी वो मिनरल्स जिसको हमको क्या है डेली, रोजाना हमको क्या है 100 mg से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को। समझ में आ रही बात, ये पॉइंट याद रखिएगा, हमारी बॉडी को क्या है 100 mg से ज़्यादा पड़ती है पर डे। ठीक है, पर डे 100 mg से ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, उसके एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स है किसके, मैक्रो मिनरल्स के, या एसेंशियल या मेजर मिनरल्स के। दूसरे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स या ट्रेस मिनरल्स। क्या बोलते हैं, ट्रेस या माइक्रो।
तो इनकी हमारी बॉडी को क्या है बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिसकी ज़रूरत क्या है लेस देन 100 mg, 100 mg से कम ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, यानी कम मात्रा में उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स या ट्रेस मिनरल्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो आयोडीन, फ्लोरीन, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन, जिंक, सेलेरियम, सल्फेट, आर्सेनिक और वैनेडियम। ये कितने हो गए, तकरीबन 17 ये मिनरल्स हो गए हैं, ठीक है। और ये 17 मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनमें से ये कम होते हैं और ये क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इनको क्या है, जो मैक्रो है इनको हमको ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है और ये जो है इनको हमें कम लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब इनके फंक्शंस के बारे में पूछा तो हम लोग इसके फंक्शन दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो ये कि जो मतलब अलग अलग है, जैसे सोडियम है तो उसका फंक्शन अलग पढ़ेंगे, कैल्शियम उसका फंक्शन अलग पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ बातें और पढ़ेंगे। हम लोग डिफिशियंसी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं नॉर्मली, यानी जो टोटल मिनरल्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, सबको मिला के एक साथ कभी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरीके से 10 पॉइंट मैंने लिए हैं, जो कि मतलब इनके मेन पॉइंट हैं वो मैंने ले रखे हैं। तो एक तरीके से अगर मतलब क्वेश्चन पूछता है कि आप फंक्शन ऑफ मिनरल्स लिखिए, तो आप इस तरीके से इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो एक जगह पे यहाँ पे दे दिया है और ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा और बहुत आसान भी है, ठीक। तो क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ मिनरल्स क्या है, तो दे आर रिक्वायर्ड फॉर, ये लोग ये जो मिनरल्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है फॉर मतलब के लिए, यानी इन सब चीज़ों के लिए। तो किसके लिए पड़ती है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कौन सा आ जाता है, तो आपका आयरन आ जाता है। Fe का मतलब होता है फेरस, यानी आयरन आ जाता है, ठीक। ऐसे क्या कहते हैं, फॉर मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू एंड बोन्स, हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ है अलग अलग या जो बोन्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, यानी जैसे कि मान लीजिए उनके जब आदमी थक जाता, मान लीजिए हमने काम किया थक गए, तो जो हमारे सेल हैं वो थोड़ा सा थक जाते हैं तो उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी उनको समझ लीजिए उनकी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, उनको दोबारा से रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें कौन सा आता है, तो उसमें आता है कैल्शियम आयंस, ठीक है। ऐसे ही फॉर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम आयन यानी ये मिनरल्स हैं, समझ लीजिए, ठीक। ऐसे ही फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, अब ये कॉन्ट्रैक्शन तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे, समझ में आ रही बात। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, कैल्शियम आयन की। ऐसे ही किसकी, फॉर ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन का मतलब खून का थक्का जमना, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की, यह भी आप पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बना देता है, आगे फिर पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे ही कहते हैं कार्डियक एक्टिविटी, यानी हमारा हार्ट की जो मसल्स है वो अच्छे से काम करें, तो उसके लिए पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है, यानी पोटेशियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही है जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस का एक बैलेंस बना रहता है, तो उसके लिए भी क्या है, सोडियम आयन की ज़रूरत पड़ती है, यानी एसिड बेस आपस में एक बैलेंस लेवल है, यानी कि एसिड बहुत ज़्यादा हो गया तो एसिडोसिस हो जाएगा, तो उससे बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है सोडियम की। ऐसे ही थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, उसके लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, मिनरल है। ऐसे ही फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, जो हमारे स्पर्म बनते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम की, पोटेशियम की और क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है। अब एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है उन लोगों के लिए जो मतलब थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझ के पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड का क्या मतलब है। ऑस्मोसिस तो कई बार समझ लिया होगा, समझ रखा होगा कि एक आप यूट्यूब पे सर्च करने जाओगे तो आप ये कहीं भी आप समझ नहीं पाओगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड क्या है, मतलब कैसे ये फंक्शन करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बता दूं मैं। तो आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे आपको सिर्फ ये दिखा दिया जाएगा कि ये क्या है, मान लीजिए एक बर्तन है कोई, ठीक है, इसमें ये एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली है, इसके अंदर भी समझ लीजिए कोई सोलवेंट है, क्या है, कोई सोलवेंट है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक, इसके अंदर भी कोई सोलवेंट है और इसके अंदर भी क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं। तो अब ये कहते हैं कि मतलब जैसे कि इधर भी कुछ सॉल्वेंट है, इधर भी सॉल्वेंट है और उनके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। अब दोनों के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये याद रखिएगा, जहां पे भी ऑस्मोसिस का लफ्ज, ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस का वर्ड आता है अगर बायोकेमिस्ट्री के अंदर या बायोलॉजी के अंदर, तो वहां पे ना हम लोग वाटर की बात करते हैं, समझ में आ रही बात, वहां पे हम लोग बात करते हैं वाटर की। तो
तो एक तरफ वाटर क्या है, डाइल्यूटेड है, एक तरफ वाटर क्या है, डाइल्यूटेड यानी वाटर की मात्रा ज़्यादा है, उसके अंदर जो सोल्यूट है यानी जो भी चीज़ है वो कम मात्रा में है। दूसरी तरफ वाटर की मात्रा क्या है, कम है, और जो चीज़ उसके अंदर है वो ज़्यादा मात्रा में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड वाटर या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड वाटर, यानी वाटर की मात्रा कम है। क्या बोलते हैं, वाटर की मात्रा कम है, जो इसके अंदर सोल्यूट है वो ज़्यादा है, उसके अंदर जो सोल्यूट है वो क्या है, वो ज़्यादा है। इधर वाटर की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और सोल्यूट कम है। तो होता क्या है कि इधर से पानी जो है ना, ये पानी जो है वो इधर आ जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इधर वाटर की मात्रा ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो इधर से इधर आ जाता है। इधर से क्या होता है, इधर आ जाता है। समझ में आ रही बात, इधर से क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ये जो मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, मतलब परमिएबल होता है। क्या होता है, परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब ये समझिए कि ये मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे से रास्ते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पार होकर इधर आ जाती हैं, तो पानी क्या होता है, पार होकर इधर आ जाता है। तो ये समझिए एक तरीके से ऑस्मोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। लेकिन ये तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाता है, लेकिन हमारा ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो। हाँ, एक चीज़ और, इसमें अगर ये मान लीजिए ये पानी इधर आ रहा है, इसको अगर रोकना हो तो इसके अंदर का जो प्रेशर है उसको अगर हम लोग बढ़ा दें, समझ में आ रही बात, इधर पानी इधर से इधर आ रहा है, अगर इस पानी के इधर से इधर आने को रोकना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो प्रेशर है उसको बढ़ा देंगे। इसका प्रेशर अगर बढ़ जाता है, समझ में आ रही है, अगर प्रेशर उसका बढ़ा दें तो फिर ये पानी इधर से इधर नहीं आता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा दिया तो पानी अब इधर से इधर नहीं आएगा। ठीक, अब इसको हम लोग समझेंगे कि हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ये समझिए कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है। क्या है, ब्लड वेसल्स है, और इसकी एपिथेलियल टिश्यू है। क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। ये हमारा ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर ब्लड हमारा बहता रहता है। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू है, तो ब्लड के अंदर भी क्या होता है, पानी होता है, और इधर भी क्या होता है, पानी होता है। ये जो हमारे क्या कहते हैं, ये जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है, जो सेल है, इधर भी पानी होता है। और ये समझिए एक तरीके का ये मेम्ब्रेन है। ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है। तो क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ती है कि इसके अंदर पानी ज़्यादा रहे, ब्लड के अंदर एक पानी की मिकदार है वो रहना चाहिए, उतनी क्वांटिटी में रहना चाहिए। तो इस प्रेशर को, उसके लिए क्या है, तो ये कैसे मेंटेन किया जाता है, तो ये जो हमारे जो क्या कहते हैं अलग अलग टाइप के क्या कहते हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, तो ये इसके प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब इसको समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को, कि प्रेशर को मेंटेन करने का क्या मतलब है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर पानी ज़्यादा है और इसको बाहर निकालना है, तो इसका अगर प्रेशर हम लोग बढ़ा दें, इसका प्रेशर बढ़ा दें, तो ये क्या होगा, ये पानी इधर से बाहर निकल जाएगा, इधर सेल के अंदर। तो वो कैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, हवा लेके पंप तो नहीं करेंगे, तो वहाँ पे होते हैं ये आयंस, उनकी एंट्री होने लगती है। एकदम से क्या होगा, सोडियम आएगा, क्लोराइड आएगा, पोटेशियम आएगा। तो जब इनकी एंट्री इसके अंदर होती है, समझ में आ रही बात, जब इसके अंदर ये आते हैं, ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, तो उसका प्रेशर एक तरीके से क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसका पानी जो है ये बाहर जा सकता है। समझ में आ रही बात, कि ये इसका पानी जो है वो बाहर चला जाता है, और जितना नॉर्मल लेवल पे रहना चाहिए उतने में रह जाता है। मान लीजिए अब पानी ज़्यादा निकल गया है, कभी ऐसा हुआ कि ब्लड के अंदर पानी की अब कमी आ गई, तो अब इसका पानी का प्रेशर, इसके अंदर पानी बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कम करेंगे, तो फिर इधर जो क्या कहते हैं, जो पानी है वो इसके अंदर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी ये जो प्रेशर था इसको अगर हम कम करते हैं तो ये पानी इसके अंदर आ जाता है। ऐसे ही जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है लेकिन इधर आ नहीं रहा, इसलिए कि इसके अंदर प्रेशर है। तो ये प्रेशर हम लोग कम कर दें, तो यही जो सोडियम है, ये पोटेशियम है, क्लोराइड और भी जो है, ये जब बाहर निकल के आ जाते हैं, ये बाहर आ जाएंगे इधर। ठीक है, ये बाहर आ जाते हैं, तो फिर पानी इधर से आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। समझ में आया, इस तरीके से ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। क्या करने के लिए, वाटर का जो वहाँ पे कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, वाटर को इसके अंदर मुनासिब क्वांटिटी में रहे, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में रहे, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को, यानी ब्लड के अंदर जो ब्लड के अंदर एक प्रेशर बनाते हैं या उसको कम करते हैं। जब प्रेशर बनाते हैं तो बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आएगी, बल्कि अंदर से जा सकती है बाहर, और जब प्रेशर कम कर देते हैं तो बाहर की चीज़ अंदर आ जाती है। मान लीजिए पानी लाना है तो पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या करते हैं ये लोग मेंटेन करते हैं,
ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। कौन करता है? ये आयंस करते हैं। अब हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं मैक्रो मिनरल्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पे हम लोगों ने लिया कैल्शियम, और कैल्शियम इसलिए लिया है कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आयंस हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कैल्शियम ही होता है, ठीक है। कैल्शियम इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ, और ये हमारी हड्डियों का और हमारे टीथ का एक मेन कंपोनेंट है। कैल्शियम इज टेकन इन डाइट, और कैल्शियम क्या कहता है, हम कैल्शियम को हम लोग अपने डाइट के अंदर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम को हम लोग अपनी डाइट के अंदर लेते हैं, तो सीधे कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम नहीं लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ कैल्शियम हम लोग सीधे नहीं खाते हैं, बल्कि क्या करते हैं हम लोग लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम के साथ फॉस्फेट मिला हुआ रहता है, उस टाइप में हम लोग उसको खाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट की क्या कहते हैं शक्ल में हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में हम लोग उसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। यहाँ पे कार्बोनेट है, ठीक है, क्या है? कार्बोनेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में लेते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में हम लोग अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम को इंटर करते हैं, टेक इन करते हैं, ठीक। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी, और जो हम लोग ह्यूमन है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कोई मिनरल पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कितना होता है? तो तकरीबन ये 1200 ग्राम, यानी 1 किलो 200 ग्राम तकरीबन ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली लिखा है, ठीक। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? अब इतने सारे फंक्शन है, अगर 2-4 भी आपको याद रहता है तो समझ लीजिए है। तो इसके क्या फंक्शंस हैं, तो ये कहाँ कहाँ पे काम करता है? तो फॉर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, यानी हड्डियों के फॉर्मेशन के लिए, और क्या कहते हैं दांतों के फॉर्मेशन के लिए, और उनके डेवलपमेंट के लिए। हड्डियाँ बढ़ रही हैं, दांत निकल रहा है वो बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कैल्शियम की कहीं पे ना कहीं कमी हो रही है। और भी रीज़न हो सकते हैं। तो बोन के लिए और दांतों के लिए क्या है, उसके फॉर्मेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके बढ़ने के लिए ज़रूरी है। ऐसे कैल्शियम इज़ नेसेसरी फॉर बोन कैल्सिफिकेशन, और बोन कैल्सिफिकेशन के लिए भी कैल्शियम क्या है? ज़रूरी है। अब बोन कैल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। बोन कैल्सिफिकेशन क्या है? एक पूरा प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कैल्शियम बिल्ड्स अप इन बोन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम जमा होता है। ये इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम जमा होता है, और हमारे दांतों के अंदर भी जमा होता है, ठीक। एंड मेक देम हार्डन, और जब ये प्रोसेस होता है तो वो हड्डियों को और हमारे दांतों को क्या करता है? मजबूत करता है, उसको मजबूत बनाता है। और कहाँ पे इसका और क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन दी ब्लड कोगुलेशन, ये क्या करता है? ब्लड कोगुलेशन में काम करता है, यानी थक्का जमाने में काम करता है। कैसे करता है? तो हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो ये क्या करता है? ये जो क्या है प्रोथ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो कैल्शियम से इसके जब कैल्शियम इसके कांटेक्ट में आता है, यानी इससे आके जब कैल्शियम मिलता है, ठीक है, इससे जब कैल्शियम आयन मिलते हैं आके, तो ये क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन बन जाता है। जब ये थ्रोम्बिन होता है तो एक्टिव हो जाता है, फिर आगे का पूरा प्रोसेस होता है जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्या करता है? इट हेल्प्स बॉडी इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारी बॉडी को मसल्स का, हमारी बॉडी के अंदर जैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन करवाने में ये हेल्प करता है कैल्शियम, ठीक है। ऐसे ही इट एक्टिवेट्स एंजाइम, और ये बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभी समझ लीजिए इनएक्टिव फॉर्म में है तो उसको एक्टिवेट करता है ताकि वो जाके अपना काम कर सके। ऐसे ही क्या करते हैं? इट एक्ट्स एज एन इंट्रासेलुलर मैसेंजर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। सेल है, उस सेल के अंदर कोई मैसेज पहुंचाना है, कोई हार्मोन है उसको पहुंचाना है, तो वो पहुंचाने का काम भी कौन करता है? कैल्शियम करता है। ऐसे इट इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी जैसे कि मान लीजिए सेल है, तो सेल का जो ये मेम्ब्रेन है तो इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, यानी चीज़ों को अंदर आने और जाने में हेल्प करता है। जब ये परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो चीज़ें आराम से अंदर और बाहर आ जा सकती हैं, तो परमिएबिलिटी को भी बढ़ाता है ये। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्शन पोटेंशियल, और हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये कई तरीके से काम करता है। तो एक्शन पोटेंशियल के मतलब परफॉर्म करने में इसका एक बड़ा हाथ होता है, रोल होता है। अब इसकी कमी की वजह से क्या दिक्कतें होंगी, क्या बीमारियां होती हैं? तो एक होता है हाइपोकैल्सेमिया। क्या होता है? हाइपोकैल्सेमिया, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, ठीक। ऐसे ही होता है दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, इसको याद रखिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि भुरभुरी हो जाती हैं। थोड़ा मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गई तो ऐसे किसी ने किया, चट से निकल जाता है, टूट गया, पता चला,
गिरते ही कोई गाड़ी चला रहा, गिरा, फटाक से उसकी हड्डी टूट गई। तो ये क्यों होता है कि हड्डियां कभी कभार ऐसा होता है कि कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसे इसकी कमी की वजह से टेटानी हो जाता है। टेटानी का मतलब ये होता है कि इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की कमी होती है, पता चला खुद ब खुद अपने आप कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है बॉडी के अंदर। तो इसकी कमी की वजह से होता है, उसको बोलते हैं टेटानी। ऐसे ही जब इसकी कमी होती है तो बच्चों में होती है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। और अगर हड्डियों की और क्या कहते हैं कैल्शियम की कमी अगर बड़ों में होती है, एडल्ट में होती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट, यानी एक दिन के अंदर आदमी को कितना लेना चाहिए, तो कैल्शियम कितना लेंगे हम लोग, 500 mg लेंगे। कितना लेंगे, 500 mg पर डे फॉर ए हेल्दी एडल्ट, यानी जो आदमी नॉर्मल हेल्दी आदमी है, यानी मान लीजिए 20 साल का, 22 साल से ऊपर, यानी जो एक नॉर्मल हेल्दी आदमी है, तो उसके लिए इतना है। अब ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए अब ये नॉर्मल रेंज बता दिया कि कोई किसी आदमी का वेट कम है तो थोड़ा सा कम कर लेगा, किसी का ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेगा। ऐसे ही अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए क्या है, 1.5 ग्राम से 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम से 1.5 ग्राम के बीच में वो लेगी रोज़ाना, ठीक है, जो प्रेग्नेंट है उसके लिए है। अब दूसरा जो एक क्या कहते हैं मिनरल है वो फॉस्फोरस। तो इट इज़ ऑल्सो ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ। तो ये भी हमारी हड्डियों का क्या है, एक बड़ा कंपोनेंट है, यानी काफ़ी मात्रा में ये भी हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। और क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। जैसे आपने पढ़ा था एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरीके से वहाँ पे भी यूज़ होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, हड्डियों के हमारे और दांत के फॉर्मेशन के लिए ये क्या होता है, यूज़ होता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होता है जिसका हमारा क्या कहते हैं डीएनए बना होता है, तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में भी ये काम करता है। ऐसे ही फॉस्फोलिपिड एक टाइप का लिपिड होता है जो कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है, तो फॉस्फोलिपिड बनाने में भी क्या होता है, इसका काम आता है। ऐसे ही फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम, और कोएंजाइम बनाने में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि NADP एक कोएंजाइम है, इसके बनने में काम आता है ये। ऐसे ही फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP, ADP और AMP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट, तो इसके बनने में भी इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। और इसकी कमी की वजह से क्या दिक्कतें होंगी, हाइपोफॉस्फेटेमिया या फिर रिकेट्स हो जाएगा या ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। इसलिए कि हड्डियों के अंदर ये भी एक बड़ा क्या कहते हैं मेजर कंपोनेंट होता है। कितना लेंगे रोज़ाना, डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो 500 से 700 mg पर डे लेंगे। इसमें कमी ज़्यादती हो सकती है, इसलिए कि अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग लिखा रहता है। तो ये 500 से 700 का रेंज है, तो इतना आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका हो सकता है, इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज बना के लिखिए। ऐसे ही फॉर किसके लिए है, ये तो एक हेल्दी आदमी के लिए है, ठीक है। अगर आदमी की वेट कम है, उम्र कम है, ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब तीसरा है सोडियम। इट इज़ द चीफ कैटायन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। ये एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, मान लीजिए ये, ठीक, ये एक सेल हो गया। तो ये अंदर जो है इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। और ये बाहर का एरिया है, ठीक है, बाहर भी तो सेल के बाहर भी तो जगह होती है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा यानी सेल से बाहर, तो सेल से बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो ये कह रहे हैं जो सोडियम है ये क्या है, इट इज़ द चीफ कैटायन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है उसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम पाया जाता है। अब ये इसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बाहर भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अंदर पाए जाने वाले अलग हैं, अंदर पाया जाने वाला जो ज़्यादा है वो दूसरा है, बाहर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा है, सोडियम। तो जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, सोडियम होता है, ठीक है। और कितना होता है, अराउंड 50 मिलीमोल पर केजी, यानी आदमी का 1 केजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना होता है, तो हर केजी के हिसाब से कितना होता है, 50 मिलीमोल। ये मिलीमोल क्या है, एक पैमाना है, एक नापने का तरीका है, ठीक है। तो कितना होता है, तो 50 मिलीमोल पर केजी के हिसाब से होता है, ठीक है, एक हेल्दी आदमी के अंदर। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इट इन्वॉल्व्स इन मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड थ्रू ऑस्मोसिस। तो ये क्या करता है, तो हमारी बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है ऑस्मोसिस के ज़रिए से। अब ये ऑस्मोसिस क्या होता है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के ज़रिए से ये क्या करता है, हमारी बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करता है। यानी अगर मान लीजिए इधर ज़्यादा हो रहा है, इधर कम हो रहा है,
तो इधर से इधर भेजने का काम करेगा, इधर ज़्यादा हो रहा है इधर कम हो रहा है तो इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, इधर का इसका प्रेशर कम होगा तो इधर से इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्लूइड को अंदर बाहर करने में ये लोग क्या है काम करते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या है, इट रिटेन्स वाटर इन दी बॉडी, ये बॉडी के अंदर वाटर को क्या करता है, रिटेन करता है, यानी रोक के रखता है। ठीक, ऐसे कौन करता है, सोडियम। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको सोडियम लेने से मना करते हैं। इसलिए क्यों मना करते हैं कि ये बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करके रखता है, रोक के रखता है, और वाटर अगर ज़्यादा रहता है तो फिर क्या है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर। हमारे नर्व्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है, जब वो कोई मैसेज भेजते हैं तो एक्शन पोटेंशियल होता है, वहाँ से क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से के जरिए से जो मैसेज आता है वो फिर दूसरे न्यूरॉन में जाता है, तीसरे न्यूरॉन में जाता है, फिर अपने टारगेट टिश्यू तक पहुँचता है। तो ये जो मतलब प्रोसेस जहाँ से शुरू हो रहा है, समझ में आ रही बात, जो एक्शन पोटेंशियल शुरू हो रहा है, अंदर एक्साइटेशन हो रहा है, तो उस एक्साइटेशन को शुरू करवाने में कौन हेल्प करता है, सोडियम। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो नर्व जैसा पड़ा वैसा पड़ा रहेगा, वहाँ से एक्साइटेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, समझिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होते हैं उनका इलेक्ट्रिकल करंट है या इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो उनका जनरेशन नहीं होगा, तो फिर क्या है, वो जो नर्व जो मैसेज भेजते हैं तो वो भेज नहीं पाएंगे, दिमाग अपना काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही। तो जो नर्व की एक्साइटेबिलिटी है उसमें हेल्प करते हैं कौन, सोडियम। ऐसे ही ये क्या है, जो हमारी क्या है, बॉडी के अंदर एसिड और बेस का बैलेंस है तो उसको बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही जो हमारी क्या कहते हैं, ब्लड की विस्कोसिटी है, यानी कितना वो गाढ़ा रहेगा, उसको मेंटेन करने में भी ये लोग काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करने में भी ये क्या है, काम करते हैं। बल्कि ये खुद एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। जो मिनरल्स होते हैं वही एक तरीके से क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जब वो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो आयंस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, आयंस रिलीज करते हैं। अगर वो पॉजिटिव होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केटायन, और अगर निगेटिव होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। तो केटायन का एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा ना, ये क्या है, चीफ केटायन है। तो केटायन का मतलब जो पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है, और अगर निगेटिव आयंस रिलीज करता है उसको बोलते हैं एनायन। जैसे कि क्लोराइड है, तो सोडियम हम लोग सोडियम क्लोराइड खाते हैं, नमक खाते हैं, उसको वहाँ से दोनों तरीके के हमको क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मिल जाते हैं, केटायन भी और एनायन भी। सोडियम क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज निकालता है, पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है, और जो कहते हैं क्लोराइड है वो निगेटिव चार्ज या निगेटिव आयंस रिलीज करता है, तो वो क्या होता है, वो एनायन होता है। अब इसकी डिफिशियंसी डिसीज क्या है, तो हाइपोनेट्रेमिया। क्या होगा, हाइपोनेट्रेमिया होता है इसकी कमी की वजह से। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना है, तो 5 से 6 ग्राम डेली एक हेल्दी आदमी के लिए ज़रूरी होता है। ठीक, अब चौथा है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। तो ये क्या है, यहाँ पे इज लगा लीजिए। इट इज़ मेजर इंट्रासेलुलर केटायन। ये जो इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केटायन कौन सा होता है, तो पोटेशियम। यानी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो पोटेशियम पाया जाता है। सेल के बाहर सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो क्या कहते हैं, सोडियम पाया जाता है। ठीक है, सोडियम इधर ज़्यादा पाया जाता है सेल के बाहर, और पोटेशियम सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या होता है, केटायन होता है। ये समझिए इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक, एंड परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन, और ये फॉलोइंग फंक्शन ये क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो एसिड बेस का जो बैलेंस है उसको बनाए रखता है। ठीक, और क्या करता है, इट हेल्प्स इन कार्डियक मसल्स फंक्शन। हमारा जो कार्डियक मसल्स हैं उसका एक फंक्शन होता है। हमारे कार्डियक मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसे ही कहाँ पे हेल्प करता है ये, फॉर न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एक्टिविटी। कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एक्टिविटी। अब इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, तो हाइपोकैलेमिया। क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना है, तो कितना है, तो 2 से 2.5 के करीब मान लीजिए, 2 से 2.4 ग्राम के हिसाब से पर डे एक हेल्दी आदमी को इसकी ज़रूरत पड़ती है, इतना लेना चाहिए अपने डाइट में। अब 5वां जो है वो क्या है, क्लोराइड है। क्या है, क्लोराइड। तो इट इज़ ए मेजर एनायन इन दी बॉडी। ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब एनायन प्रोड्यूस करने वाला, यानी एनायन के फॉर्म में सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है तो वो कौन सा होता है, क्लोराइड। यानी सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज इसी के पास होता है। इसको इनहिबिटरी आयंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी आयंस। हाँ ये बात। और जो जिनके ऊपर मतलब माइनस चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटरी आयंस, और जिनके ऊपर क्या कहते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एक्साइटेटरी आयंस। क्या बोलते हैं, एक्साइटेटरी आयंस। ठीक,
तो ये समझिए एक तरीके से ये क्या है, इनहिबिटरी आयन सबसे ज़्यादा, मतलब और भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्लोराइड ही पाया जाता है, जो एक तरीके से क्या होता है, एनायन होता है, एनायन होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि निगेटिव चार्ज वाला होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इनहिबिटरी आयन होता है। तो कितना होता है ये, तो अराउंड 125 मिलीमोल पर लीटर, यानी हर लीटर के हिसाब से कितना होता है, तो 125 मिलीमोल होता है। ठीक, और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इट इज़ फाउंड इन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, हमारा जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर पाया जाता है, यानी जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कोड है तो उसके पास में जो उसके इर्द गिर्द उसको जो घेरे हुए एक फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं CSF, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो उसके अंदर ये क्या है, पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, अबाउट 80 ग्राम क्लोराइड आयंस फाउंड इन ए हेल्दी एडल्ट, कोई एक हेल्दी आदमी है तो उसके अंदर कितना क्लोराइड आयंस पाए जाते हैं, तो 80 ग्राम पाए जाते हैं। ठीक, इसका फंक्शन क्या है, तो इट इन्वॉल्व्स इन एसिड बेस बैलेंस, तो एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में काम करता है। ऐसे इट हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ HCl इन स्टोमक, हमारे स्टोमक के अंदर जो HCl एसिड रिलीज होता है उसके सिक्रेशन में काम करता है। ऐसे इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस बाय ऑस्मोसिस, और जो हमारी बॉडी का फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में भी क्या है, ये काम करता है, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस आप समझ चुके हैं। ठीक, अब इसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरक्लोरेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपरक्लोरेमिया। अब कितना हमको डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो 5 से 10 ग्राम। ठीक है, एक नॉर्मल एडल्ट के लिए पर डे, यहाँ पे डे लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, पर डे कितना, 5 से 10 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। अब एक है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का फंक्शन क्या है, तो इट हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम, इंजाइम को एक्टिवेट करने में काम करता है। ठीक है, ऐसे इट रिक्वायर्ड फॉर DNA रिप्लिकेशन, और ये DNA का जो रिप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है, उसमें ये काम करता है। अब ये इतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, DNA के अंदर जाएंगे तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि एक DNA से दूसरा DNA बनता है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं बारी बारी से, तो ये प्रोसेस करवाने में मैग्नीशियम क्या है, काम करता है। माइक्रो मिनरल्स, अब हम लोगों ने ये जो पढ़े हैं ना, ये किसके थे, ये मैक्रो मिनरल्स के थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो मिनरल्स के। तो माइक्रो मिनरल्स में से जितने हैं सबके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस 3-4 जो मेन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक क्या है, आयरन है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अराउंड 3 to 5 ग्राम अराउंड 3 to 5 ग्राम आयरन से, ये आयरन है, इसको ओ काट दीजिए। आयरन इज़ फाउंड इन ए हेल्दी एडल्ट, एक हेल्दी आदमी है तो उसके अंदर कितना पाया जाता है, तो 3 से 5 ग्राम के करीब आयरन एक हेल्दी आदमी की बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, तो इट रिक्वायर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ HB, मतलब हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, या आप ये कह सकते हैं कि RBCs के फॉर्मेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि हीमोग्लोबिन RBCs का एक पार्ट होता है। ऐसे ही इट रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ मायोग्लोबिन, ऐसे ही क्या है, मायोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मायोग्लोबिन क्या होता है, तो समझ लीजिए एक तरीके से ये स्टोर रूम होता है ऑक्सीजन का। हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स के जो सेल हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन जाके स्टोर होता है, तो किसके पास स्टोर होता है, तो मायोग्लोबिन उसको स्टोर करके रखता है। ऐसे ही इट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA के सिंथेसिस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही ये जो क्या कहते हैं O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या कम बीमारी होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आयरन डिफिशियंसी अनेमिया। कितना हमको डेली रिक्वायरमेंट है इसकी, तो 15 से 20 mg पर डे एक हेल्दी आदमी को लेना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। अब दूसरा एक है आयोडीन। तो आयोडीन का फंक्शन क्या है, तो इट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन होते हैं तो उसके थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही क्या कहते हैं, बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है।
इसकी कमी की वजह से क्या हो जाएगा, तो गॉइटर हो जाता है। गॉइटर का मतलब होता है घेंगा जैसा हो जाता है, यहाँ पे उभरा सा ये जो क्या कहते हैं एडम्स एप्पल है, यहाँ पे ये ऊंचा सा निकल जाता है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, इसलिए कि इसकी वजह से जब इसकी कमी होगी तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, क्रेटिनिज्म हो जाता है। क्रेटिनिज्म का मतलब होता है कि आदमी की जो मेंटल क्या कहते हैं डेवलपमेंट है और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, यानी आदमी का साइज भी नहीं बढ़ता है और दिमाग भी नहीं बढ़ता है, उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक। ऐसे इसकी रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना है, तो 120 से 140 माइक्रोग्राम। ये mg नहीं है, mcg है, इसका मतलब माइक्रोग्राम है, ठीक है। ठीक, उसके बाद है कॉपर। तो कॉपर का फंक्शन क्या है, तो इट इन्वॉल्व्स इन हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो ये भी क्या है, कॉपर भी हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में काम आता है। ऐसे इट रिक्वायर्ड फॉर मेलानिन फॉर्मेशन। मेलानिन एक तरीके का पिगमेंट होता है जो कलर देने का काम करता है, तो उसके मेलानिन के फॉर्मेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है कॉपर की। इसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक बोलते हैं अगर कॉपर की कमी होती है तो। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना है, तो अबाउट 900 mcg पर डे, यानी एक दिन के अंदर 900 माइक्रोग्राम ज़रूरत पड़ती है। एक नॉर्मल एडल्ट को इतना अपने डाइट में इसको लेना चाहिए। अब क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूछ लेता है। तो इसका फंक्शन क्या है, टूथ डेवलपमेंट, यानी हमारे दांतों का जो डेवलपमेंट है उसके लिए। जैसे डेंटल हेल्थ है, यानी हमारे दांत क्या है, मजबूत रहें एकदम, उसमें कैरीज ना हो, ख़राब ना हो, सड़े ना, तो उसके लिए फ्लोरीन की ज़रूरत पड़ती है। उसको फ्लोराइड भी बोलते हैं। ऐसे ही हमारे बोन के डेवलपमेंट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसकी डिफिशियंसी डिसीज़ क्या है, तो डेंटल कैरीज हो जाता है, दांतों के अंदर क्या होता है, कैरी हो जाता है, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, यानी उसके अंदर सुराख सा हो जाता है, फिर दर्द होता रहता है, कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर। तो इसकी वजह से जब ये रहता है तो जो एनेमल होता है, यानी हमारे दांतों के ऊपर की जो ऊपर वाली परत होती है उसको एनेमल बोलते हैं। तो वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो उसी वक्त हार्ड रहता है जब तक फ्लोराइड है। जब फ्लोराइड की कमी होती है तो फिर वो क्या होता है, समझिए कमज़ोर हो जाता है, बैक्टीरिया उसके अंदर अटैक करता है और सुराख बना देता है दांतों के अंदर। तो 2 से 4 mg पर डे लेने की ज़रूरत पड़ती है एक एडल्ट आदमी को। पांचवा क्या है, जिंक। तो जिंक का फंक्शन क्या है, तो इट रिक्वायर्स फॉर एंजाइम फॉर्मेशन। बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं, तकरीबन 300 एंजाइम ऐसे हैं जिनके मतलब फॉर्मेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये समझिए कि मतलब बस इतना याद रखिए कि एंजाइम के फॉर्मेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही इट रिक्वायर्स फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, ऐसे ही स्पर्म के फॉर्मेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए और प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए, बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना इसका, 8 से 11 mg फॉर एडल्ट पर डे, यानी एक दिन के अंदर 8 से 11 मिलीग्राम लेने की ज़रूरत होती है एक एडल्ट को। अब इसकी डिफिशियंसी डिसीज़ क्या है, इसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो डायरिया हो जाता है, ऐसे स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस भी इसकी वजह से हो जाता है। इसलिए कि बहुत सारे एंजाइम के फॉर्मेशन में ये काम करता है। अगर ये नहीं होता तो बहुत सारे एंजाइम नहीं बन पाते हैं, और जब एंजाइम नहीं बनते बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में काम आते हैं। मान लीजिए जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम अगर का फॉर्मेशन नहीं होता, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बन पाएगा, तो फिर क्या, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या है, कभी ऐसा भी होता है कि जिंक की कमी की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो जाता है। तो ये जो आपका टॉपिक था और जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देते, सब्सक्राइब भी कर लिया है, लेकिन नोटिफिकेशन का बटन आप लोगों ने नहीं दबाया है, तो नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या मैं कोई भी मतलब लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको देख सकें। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाइए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।